कांग्रेस केंद्र की एनडीए सरकार को मणिपुर और एमपी में आदिवासी के साथ हुए घटना को लेकर सदन के साथ साथ सदन के बाहर भी घेरने की तैयारी में है। बता दें कि गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस की ओर से मणिपुर में हुए हिंसा के विरोध में जंतर मंतर पर एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के नेतृत्व में एक टीम धरना में शामिल होने दिल्ली जाएगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने बताया कि इस महाधरना के माध्यम से मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने और घटना में शामिल दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। देश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे देश में आदिवासियों के साथ जो अत्याचार बढ़ा है, विगत 70-80 दिनों से आप देख रहे हैं कि मणिपुर की घटना पूरे देश के लोगों को झकझोर करके रख दिया है, मानवता को शर्मसार कर दिया है। और ऐसी घटना देश के अन्य प्रदेशों में भी, मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में जो आदिवासी के साथ घटना हुआ, उनके माथे में पेशाब किया गया। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो शासित राज्य में इस तरह की घटनाएं बढ़ी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मणिपुर में जिस तरह हजारों लोगों को उजाड़ दिया गया, उनका घर जला दिया गया, निर्मम हत्या की गई, निवस्त्र किया गया, इसका विरोध में कल दिल्ली के जंतर मंतर में 11 बजे से एक दिवसीय महाधरना आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने एक बार फिर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। दिल्ली से रघुवर दास जमशेदपुर लौटे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मौके पर रघुवर दास ने बताया कि भाजपा नेतृत्व ने एक मजदूर कार्यकर्ता को लगातार पार्टी की सेवा करने का मौका दिया है। हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसे हम पूरी निष्ठा के साथ पूरा करेंगे। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्श और विचारधारा को निभाने का वचन दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व गणका के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जो एक मजदूर परिवार में जन्मे एक मजदूर कार्यकर्ता को लगातार पार्टी की सेवा करने का मौका दे रहे हैं। मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता की हैसियत से मैं भी बढ़ रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी भी बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उसकी पूरी निष्ठा से काम कर जो भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श है, जो विचारधारा है, और उस विचारधारा और आदर्श जो विरासत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्हें हमें दी है, उनको अक्षुण्ण रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2024 लोकसभा के चुनाव हम झारखंड में 14 का 14 सीट और देश में भारतीय जनता पार्टी की 300 सीट और एनडीए के साथ 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्राप्त करेगी। मैं फिर से राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति
आरआरडीए रांची के अंतर्गत आने वाला ऐसा क्षेत्र जहां मास्टर प्लान डेवलप नहीं हुआ है, उस क्षेत्र की जिम्मेवारी अब जिला परिषद के पास आ गया है। झारखंड पंचायत भूमि विकास नियमावली 2017 के तहत अब जिला परिषद उन क्षेत्र में अपनी टीम को भेजकर 5000 स्क्वायर फीट से अधिक में बिना नक्शा के बने होटल, रेस्टोरेंट समेत अन्य कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाने वालों को चिन्हित कर नोटिस भेजेगी। रांची के उन क्षेत्र के लोगों को जो जिला परिषद के अधीन आते हैं, उन्हें जिला परिषद से नक्शा पास कराना जरूरी होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए रांची के उप विकास आयुक्त दिनेश यादव ने बताया, बिल्डिंग वायलॉज 2016 के तहत जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले लोगों को कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए नक्शा पास कराना जरूरी है। उन्होंने बताया कि रांची के और मांझी क्षेत्र से कुछ रेस्टोरेंट, होटल, कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर शिकायत मिली है, जिसको लेकर कुछ दिनों में जिला परिषद की ओर से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, नक्शा पारित करने को लेके और ओवरऑल अर्बन प्लानिंग को लेके सरकार बहुत ही सीरियस है और सरकार ने बिल्डिंग बाईलॉज को रिलीज़ किया था सन 2016 में। तो इसके तहत जितने भी बड़े मकान और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बनती हैं उनको अपना नक्शा पारित करवाना होता है और उसके पश्चात ही वो अपना निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। और नक्शा बनाने के लिए जो प्राधिकार गठित किए गए हैं वो 3 बॉडीज़ हैं मेनली। एक तो नगर निगम है जो कि नगर क्षेत्र के नक्शे पास करती है, उसके अलावा रूरल जो इलाके हैं उनमें ज़िला परिषद नक्शे पास करती है और उसके अलावा एक आरआरडीए बॉडी है जिनमें कि मास्टर प्लान जैसे बना हुआ है जिन इलाकों में, तो उनमें नक्शा वो पास करती है। तो देखा ये जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है रांची के और ख़ास तौर पे वो जो शहरी क्षेत्र के करीब हैं, उनमें लोग बिना नक्शा बनाए, बिना ज़िला परिषद से नक्शा पास कराए अपनी प्रॉपर्टीज़ को बना रहे हैं, जो कि दंडनीय है और जो कि कानून और रूल्स का उल्लंघन है। तो सभी जनमानस को यहाँ से आगाह किया जाता है और चेतावनी दी जाती है और साथ में जागरूक भी किया जाता है कि प्रॉपर्टी अपनी बनाने से पहले उसको नक्शा पास करा लें। और नक्शा पास कराने के नियम, कायदे, कानून जो हैं वो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। बट मोटा मोटा जिस्ट यही है कि 5,000 स्क्वायर फीट से अगर किसी की प्रॉपर्टी है और उस पर वो कोई भी चीज़ उस पर बना रहे हैं, चाहे होटल हो चाहे रेस्टोरेंट हो, तो उसको नक्शा उनको पास ज़िला परिषद से कराना होगा। और उसके बिना अगर वो बनाते हैं तो दैट इज़ इन वायलेशन ऑफ रूल्स और उस पर कार्रवाई होगी। और कुछ कार्रवाई हम कर भी रहे हैं। और मांझी का जो क्षेत्र है जो कि हमारे प्राधिकार में आता है, यानी कि ज़िला परिषद के प्राधिकार में आता है, तो वहाँ पे कुछ शिकायत हमें मिली है कि कुछ एक रेस्टोरेंट्स हैं और कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्होंने कि नक्शा नहीं पास कराया है और प्रॉपर्टीज़ खड़ी कर ली हैं। तो उनको बाकायदा हम लोग नोटिस कर रहे हैं यहाँ से, और नोटिस के पश्चात अगर जवाब नहीं आता है उनका तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को सील किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई जो भी रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड है उसको किया जाएगा। तो मांझी से शिकायत आई है तो उसमें करीब 6-7 प्रॉपर्टीज़ हैं। नोटिस हमने किया नहीं है, बस इसको हम निकाल रहे हैं और कुछ ही दिन में कार्रवाई हो जाएगी, तो यू विल गेट टू नो। ये इस हफ्ते में हम रिलीज़ कर देंगे इसको, तो बाई दिस वीक दिस विल हैपन। झारखंड विधानसभा स्थित सभा कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज पश्चिम सिंहभूम जिला के जिला परिषद सदस्य और मुखिया संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जिला परिषद को बेहतर और सुचारू तरीके से संचालन के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार इस दिशा में बहुत जल्द यथोचित निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषदों को सेल्फ डिपेंडेंट बनने की पहल करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए सिद्धो कान्हो क्लब का गठन किया जा रहा है। इसके जरिए युवाओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से आज रांची रेल मंडल के डीआरएम श्री प्रदीप गुप्ता और डीसीएम श्री देवराज बनर्जी ने मुलाकात की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को हटिया और पिस्का रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास को लेकर 6 अगस्त को आयोजित होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि इन दोनों स्टेशनों के पुनर्विकास योजना के तहत रेल और यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाना है।
गुमला में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जिले के मीडिया कर्मियों के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुमला वासियों की जन आकांक्षाओं पर खरा उतरते हुए सभी की सहभागिता से विकास योजनाओं को गति प्रदान की जाएगी। जन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता सूची में रहेगी। प्रशासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सकारात्मक कार्य किया जाएगा ताकि आदिवासी बहुल यह जिला विकास की ओर अग्रसर हो। साथ ही पूर्व से चली आ रही सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन बेहतर तरीके से हो। उन्होंने मीडिया कर्मियों से शहर से लेकर गांव स्तर तक की समस्याएं जानी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं के साथ मेरी प्रथम शिष्टाचार मुलाकात थी, जिसमें मुख्यतः दो प्रकार के बिंदु सामने हैं। एक तो प्रशासन के बीच में जो संबंध है वो और कैसे सहयोगात्मक और बेहतर कैसे हो सकते हैं, और दूसरा जो गुमला शहर की प्रमुख समस्याएं हैं, चाहे नगर क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में इरिगेशन रिलेटेड समस्याएँ हों या फिर कनेक्टिविटी से रिलेटेड समस्याएँ हों, कृषि समस्या से संबंधित समस्याएँ हैं। इन समस्याओं से मीडिया बंधुओं ने मुझे अवगत कराया। तो हम गुमला नगर वासियों को, जिले वासियों को और मीडिया के बंधुओं को भी आश्वस्त करना चाहेंगे कि इन सभी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हर संभव सुझाव हम लोग लेंगे और निरंतर तत्परता से प्रयास करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं के साथ मेरी प्रथम शिष्टाचार मुलाकात थी, जिसमें मुख्यतः दो प्रकार के बिंदु सामने हैं। एक तो प्रशासन के बीच में जो गुमला में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल प्रबंधन समिति और स्वास्थ्य से जुड़े टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा जिले में किए जा रहे कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संचालित सभी योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने टीबी मुक्त अभियान, एनीमिया मुक्त कुपोषण, मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस, ब्लाइंडनेस कंट्रोल, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, मैटरनल हेल्थ, जिले में संचालित सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों की जानकारी, एडोलेसेंट हेल्थ, आयुष्मान कार्ड और फैमिली प्लानिंग आदि से जुड़े जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा की और स्वास्थ्य से जुड़े इन सभी मुख्य योजनाओं की उपायुक्त ने बिंदुवार समीक्षा की। एनीमिया और कुपोषण को लेकर उपायुक्त ने सभी विद्यालय और आंगनबाड़ी स्तरों पर बच्चियों का जांच और दवा का वितरण नियमित रूप से करने का निर्देश दिया है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी सदन के बाहर और भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी वार पलटवार होता रहा। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर एक तरफ बीजेपी सरकार पर हमलावर दिखी तो सत्ताधारी दल भी मणिपुर मामले पर बीजेपी को घिरती नजर आई। वहीं हंगामे के बीच आरोग्य इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023, सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी विधेयक 2023, कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2023 के साथ झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2023 विधेयक सदन से पारित हुआ। जैसे ही इन चार विधेयकों को सदन के पटल पर रखा गया तो इसके विरोध में बीजेपी के विधायक सदन के वेल पर आ गए और हंगामा करते हुए सदन का बहिष्कार कर बाहर चले गए। वहीं कार्यवाही के दौरान मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2023 सदन पटल पर रखा, जिसके बाद कुछ बिंदुओं को उठाते हुए आज विधायक लंबोदर महतो ने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव दिया, लेकिन ध्वनि मत से यह बिल भी पास हुआ, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दो तीन बात है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए एक नियमावली बना रही है कि किन किन शर्तों के साथ हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अनुमति हम लोग प्रदान करें। और महोदय, जब उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए नियमावली बना रही है और ये अंतिम स्तर पर, जब ये अंतिम स्तर पर नियमावली है तो ऐसी स्थिति में महोदय कौन सा हड़बड़ी है कि ये आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय का बिल लाने का, सीवी रमन के बिल लाने का कोई औचित्य नहीं है महोदय। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो यूजीसी का गाइडलाइन है, यूजीसी के गाइडलाइन के मुताबिक ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी को के बिल को पारित करना महोदय। अभी जो आरोग्यम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का विधेयक लाया गया महोदय, निश्चित रूप से ये आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 ये जो भी यूजीसी का गाइडलाइन है उसके अनुकूल नहीं है महोदय। इसलिए मेरा ये सुझाव था कि निश्चित रूप से इसको प्रवर समिति में भेजा जाए, ये मेरा सुझाव था महोदय। प्रभारी मंत्री महोदय, क्योंकि सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से सभी जगह से वेटिंग करवाने के बाद, सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ये विधेयक लाया गया है, इसलिए इसे प्रवर समिति में भेजने का कोई औचित्य नहीं समझ में आता। प्रश्न यह है कि आरोग्यम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दें।
जो इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है कि ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि आरएगम इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। चेशायर होम की जमीन समेत अन्य जगहों पर जमीन गलत तरीके से खरीदने के आरोपी को लेकर कई दिनों तक पूछताछ के बाद ईडी ने व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार कर ईडी कोर्ट में मंगलवार को पेश किया था, जिसके बाद अदालत ने पूछताछ के लिए ईडी को 5 दिनों की रिमांड दी है। आपको बता दें कि ईडी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसके बाद ईडी ने 5 दिनों की रिमांड दी है। अब ईडी गुरुवार से विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ाएगी।